हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गुरु बीजाणु जनन या मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गुरु बीजाणु जनन होता क्या है। तो देखिए, जनन का मतलब होता है बनना या क्रिया कह सकते हैं। और गुरु बीजाणु यानी गुरु बीजाणुओं के बनने की जो क्रिया होती है उसी को बोला जाता है गुरु बीजाणु जनन। तो अब ये गुरु बीजाणु किससे बनेंगे? तो अपनी मातृ कोशिका से बनेंगे। ठीक है, तो वहीं परिभाषा देखिए, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन के उपरांत गुरु बीजाणु बनने की क्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। यानी कि गुरु जो बीजाणु हैं, ठीक है, वह मातृ कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनते हैं और इस क्रिया को हम बोलते हैं गुरु बीजाणु जनन। ओके, देखो फिर से इसको समझ लीजिए। देखो लिखा है गुरु बीजाणु जनन यानी गुरु बीजाणु के बनना, बनने की क्रिया कह सकते हैं, गुरु बीजाणुओं के बनने की क्रिया। अब ये कैसे बनेगा गुरु बीजाणु? तो अपनी मातृ कोशिका से बनेगा। मातृ कोशिका से कैसे बनेगा? तो अर्धसूत्री विभाजन से बनेगा। तो वही है कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप गुरु बीजाणु के बनने की क्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कि जो गुरु बीजाणु होते हैं या उसे हम बीजांड भी कहते हैं, ठीक है, इसके जो बीजाणु धानी होती है, ठीक है, इसके पूरा जो बीजांड का चैम्बर होता है जिसमें यह बीजांड उपस्थित होता है, उसके पूरे बॉडी को क्या बोला जाता है, इसका कैसे डेवलपमेंट होता है, इसे समझते हैं। जैसे आप समझिए, मान लीजिए कि ये कोई गुरु बीजाणु है, इसके बाहर बहुत सारा क्या होगा, एक लेयर टाइप का होगा, आपने पहले पढ़ा है। ठीक है, ऐसे करके, ठीक ऐसे मैं बना देता हूँ, ऐसे ठीक है, जोड़ देता हूँ। ऐसे ही आपने पहले बीजांड की संरचना आपने देखा है पिछले वीडियो में, तो हम इसको ऐसे ही बना देते हैं रफली, थोड़ा सा, बहुत अच्छा से तो नहीं, रफली। रुक जाइए, ऐसे, ठीक है, इस तरह से। अब ये हो गया बीजांड और इसके बाहर की जो है बीजांड का है। ठीक है, अब इसी के बारे में हम समझते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि बीजांड या गुरु बीजाणु धानी का विकास कैसे होगा। तो देखिए, बीजांड की प्रारंभिक अवस्था में बीजांड काय, ठीक है, यानी कि बीजांड की प्रारंभिक अवस्था में जो बीजांड काय होते हैं यानी पूरा आवरण जो होता है, शीर्ष की ओर इपिडर्मिस के ठीक नीचे। अब इपिडर्मिस किसे कहेंगे इससे समझ लीजिए। ये मान लो बीजांड है, छोटा सा ये गोल से देख रहे हैं, बीजांड है। ये इसके बाहर जितने भी बॉडी दिखाई दे रहा है उसी को बोलते हैं बीजांड का है, ये पूरा। और इसका इपिडर्मिस क्या है, एकदम ऊपर वाली जो लेयर है इपिडर्मिस हो गई। ठीक है, तो वही कह रहा है। अब यहाँ से देखिए, एक मिनट, देखिए यहाँ से इपिडर्मिस के ठीक नीचे की ओर एक हाइपोडर्मल कोशिका होती है। ठीक है, यानी इपिडर्मिस जो है उसके नीचे एक क्या होती है, हाइपोडर्मल नाम की एक कोशिका होती है। ये कोशिका किसका निर्माण करती है? तो प्राथमिक आर्कियोस्पोरियल कोशिका का निर्माण करती है। जो हाइपोडर्मल कोशिका है वही क्या करती है, प्राथमिक आर्कियोस्पोरियल कोशिका बनाती है। अब ये प्राथमिक आर्कियोस्पोरियल जो कोशिका होती है, ठीक, ये क्या होती है कि परिणत विभाजन करती है। परिणत विभाजन आपको बता दें कि कोई भी कोशिका जो होती है, अगर मान लेते हैं ये कोशिका है, अगर इस तरह से डिवाइड होकर बना ले दो भाग में, तो इससे बोलते हैं परिणत। ठीक है, अगर वही कोशिका मान लीजिए इस तरह से कोई कोशिका है, अगर वह इस तरह से डिवाइड होती है यानी इस तरह से कोई कोशिका बनाती है, दो या दो से अधिक, तो हो गया अपतन। ठीक है, बात क्लियर? तो अब वही कह रहा है कि जो सबसे पहले जो इसका डेवलपमेंट होता है, तो एपिडर्मिस के ठीक नीचे क्या होती है, हाइपोडर्मल कोशिका होती है। यहाँ पर ये हाइपोडर्मल कोशिका क्या होती है, प्राथमिक आर्कियोस्पोरियल कोशिका बनाती है। फिर यह आर्कियोस्पोरियल जो कोशिका होती है परिणत विभाजन करके बाहर की ओर जो होती है वह प्राथमिक कोशिका भित्ति बनाती है, और बाद में जो अंदर वाली बनाती है लेयर उसे बोलते हैं गुरु बीजाणु जनन कोशिका। अब इसको समझिए कैसे, अब समझ में तो पूरा आया नहीं होगा। अब देखो, ये हो गया एपिडर्मिस, काम खत्म। अब ये जो है हाइपोडर्मल कोशिका, ऐसे हाइपोडर्मल कोशिका हो गई। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम अलग से बनाते हैं। इधर देखिए, ये मान लो कि क्या हो गई, हाइपोडर्मल कोशिका।
ये बना दी आर्कियोस्पोरियल कोशिका। अब ये आर्कियोस्पोरियल कोशिका ऐसे क्या हो गई, विभाजित हो गई। ठीक है, तो जो बाहर की कोशिका ऐसे तो बार बार विभाजित होती रहेगी, ऐसे जाके ऊपर ऊपर लेयर बनेगा, ऐसे नीचे नीचे लेयर बनेगा, इसकी मोटाई बढ़ती जाएगी, परिणत विभाजन से मोटाई बढ़ती है, तो ऐसे विभाजित होती जाएगी। तो नीचे की ओर जो बनाएगा तो वह गुरु बीजाणु कोशिका हो जाएगा, और बाहर की ओर जो बनाएगा वह प्राथमिक कोशिका भित्ति हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर लिखा है भित्ति कोशिका या प्राथमिक भित्ति कोशिका। ठीक है, आगे देखते हैं फिर क्या होता है। अब जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका होती है वह 4 अगुणित गुरु बीजाणु कोशिकाएं बनाती हैं। अब जो मातृ कोशिका बनी नीचे की ओर, वो अब कितना बनाई, 4 अगुणित गुरु बीजाणु कोशिका बनाई। ये चारों कोशिकाएं रैखिक चतुष्क में रहती हैं। अब रैखिक चतुष्क का मतलब समझिए, 4 कोशिकाएं ऐसे, ठीक है, परिणत विभाजन करके ऐसे ऐसे कोशिका बनाती। ओके, अब क्या होता है, इनमें से सबसे नीचे की कोशिका आकार में बड़ी होकर सक्रिय बीजाणु कोशिका बनाती है। अब जो ये नीचे वाली कोशिका है वह आकार में बड़ी हो जाती है और सक्रिय बीजाणु कोशिका बनाती है। ठीक है, और ऊपर की शेष तीनों कोशिकाएं विघटित हो जाती हैं। अब बाकी जो तीन ये हैं, यहाँ से यहाँ तक तीनों, ये क्या हो जाएंगी, विघटित यानी नष्ट हो जाएंगी। आगे देखते हैं, सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका यानी नीचे की जो कोशिका है वो भ्रूण कोश में डेवलप हो जाती हैं, परिवर्धित हो जाती हैं। बात को समझे, चलिए आगे समझते हैं इसको। चलिए वही वाला पॉइंट है। अब हम देखते हैं आगे, नेक्स्ट हेडिंग है मादा गैमेटोफाइट या युग्मोद्भिद या भ्रूण कोश क्या होता है। कुछ वही चीज़ें हैं पहले की चीज़ें, जैसे क्रियाशील या सक्रिय गुरु बीजाणु जनन कोशिका मादा युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। जो पहले देखे पीछे कि जो सक्रिय गुरु बीजाणु है जो कि भ्रूण कोश में डेवलप हो रहा है, उसी की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो जो क्रियाशील गुरु बीजाणु जनन कोशिका होती है, ठीक है, वह मादा युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। यह अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणु कोशिका बनाती है, जो कि पहले भी बनाई थी। ठीक है, इसमें से सबसे नीचे की कोशिका आकार में बड़ी होकर सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका बनाती है, जो कि पहले भी बता दिए हैं कि 4 ऐसे कोशिका हैं, और नीचे वाली थोड़ी बड़ी होकर के आगे बनाएगी, बाकी 3 तो क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। आगे, और शेष तीनों कोशिकाएं विघटित हो जाती हैं। ठीक है, आगे सक्रिय बीजाणु परिवर्धन करके भ्रूण कोश में विकसित हो जाता है। इसका केंद्रक, किसका केंद्रक, इस भ्रूण कोश का जो सक्रिय गुरु बीजाणु है, ठीक है, एक समसूत्री विभाजन द्वारा 2 संतति केंद्रक बना लेता। अब ये कोशिका भैया, ठीक, अब यह समसूत्री विभाजन करके 2 ठो केंद्रक बना लिया। ठीक, अब यह विपरीत ध्रुव पर आ जाते हैं। अब एक ऊपर चला जाएगा, एक नीचे चला आएगा। 2 बार विभाजित होने पर प्रत्येक संतति केंद्रक से दोनों ध्रुवों पर 4 केंद्रक बन जाते हैं। 2 बार विभाजित होगा, अब यह फिर से 2 बार विभाजित होगा, तो ये 4 केंद्रक प्रत्येक ध्रुव पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार भ्रूण कोश में कुल 8 केंद्रक हो जाएंगे। तो फिर से डिवाइड होगा, तो नीचे भी 4, ऊपर भी 4, तो 8 हो ही जाएगा। ठीक है, आगे प्रत्येक ध्रुव में से एक केंद्रक भ्रूण कोश के बीच में आ जाता है। अब इसमें से भैया एक ठो केंद्रक क्या होगा, जो भ्रूण कोश बना रहेगा चैम्बर, उसके बीच में आ जाता है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से देखिए 3 कोशिका है, 1 2 3 4 कोशिका। अभी भैया का नीचे वाली बड़ी हो गई। अब यह सूत्री विभाजन द्वारा 2 ठो कोशिका बनाई, एक ठो ऊपर चली गई, एक ठो नीचे। फिर यह सूत्री विभाजन किया ऐसे ऐसे 2 बार, एक बार ये हो गया, फिर एक बार किया तो 4 ठो यहाँ हो गया, 4 ठो इधर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि जो बीच वाले कुछ केंद्रक जो होते हैं, यहाँ से इस तीसरे वाले से क्लियर नहीं हो रहा, अब धीरे धीरे इसमें का 4 जो है, ठीक है, बीच में आया हुआ है, तो इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देने की ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए, अब एक केंद्रक जो है वह बीच में आ गया। आपने पहले लिखा है ना, देखा कि 8 केंद्रक हो जाते हैं, प्रत्येक ध्रुव में से एक एक केंद्रक भ्रूण कोश के बीच में आ जाता। तो यहाँ से अब देखिए, 1 मिनट, अब देखिए प्रत्येक में से एक एक कहाँ आ गया, केंद्र में आ गया। ठीक है, और ये दोनों जुड़ के एक ठो केंद्रक का निर्माण कर दिए। तो इस तरह से इसका क्या हो गया, क्या बोलते हैं,
मादा गैमेटोफाइट या भ्रूण कोष के बारे में देख लिए। ठीक है, बात क्लियर हुई, आगे चलते हैं। अब अगला हेडिंग है आपका मादा युग्मोद्भिद के प्रकार। जो मादा युग्मोद्भिद आपने पढ़ा है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक बीजाणुक, द्विबीजाणुक और चतुर्बीजाणुक। ठीक है, एक बीजाणुक, द्विबीजाणुक और चतुर्बीजाणुक, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक। तो याद रखना। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोनोस्पोरिक। तो इसमें दीर्घ बीजाणु, जो बड़ा बीजाणु है, मातृ कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बने 4 दीर्घ बीजाणु में से 3 नष्ट हो जाते हैं, केवल एक ही दीर्घ बीजाणु सक्रिय रहता है। इसे मादा युग्मोद्भिद विकसित होता है। यह 2 प्रकार का होता है। ठीक है, पहली वाली ही कहानी है सारी चीज़ें। भैया अर्धसूत्री द्वारा 4 बने गुरु बीजाणु, जिनमें से 3 ठो नष्ट हो गए, 1 ठो बढ़ के विकसित हो गया, उसी के बारे में बात हो रही है। ये भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। मोनोस्पोरिक जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक बीजाणु 8 केंद्र की, और एक होता है एक बीजाणु 4 केंद्र की। यानी जिसमें 8 केंद्रक होंगे उसे 8 केंद्र की बोलेंगे, जिसमें 4 केंद्रक होंगे उसे 4 केंद्र की बोलेंगे। सिंपल सी बात है। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले एक बीजाणु 8 केंद्र की। इसमें 8 केंद्रक तथा 7 कोशिकाएं होती हैं। 7 नहीं, 7 लिख लेना। ठीक है, 7 कोशिकाएं होती हैं। इस भ्रूण कोष को पॉलीगोनम प्रकार भी कहते हैं। यानी एक बीजाणु 8 केंद्रीय जो कोशिका होगी उसे हम पॉलीगोनम भी कहते हैं। यह अधिकांश आवृतबीजी पौधों में पाया जाता है। ऐसा किसमें देखने को मिलेगा? तो आवृतबीजी पौधों में देखने को मिलेगा। ओके, दूसरा देखिए, एक बीजाणु 4 केंद्र के। अब इसमें 4 केंद्रक होंगे, इसमें केवल 4 केंद्रक होते हैं। इस प्रकार के दीर्घ बीजाणु को ओइनोथेरा दीर्घ बीजाणु कहते हैं। ओइनोथेरा, यह नाम याद रखिएगा, थोड़ा टेक्निकल है लेकिन पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं बाइस्पोरिक क्या होता है। तो इस प्रकार के मादा युग्मोद्भिद के विकास में 2 दीर्घ बीजाणु केंद्रक भाग लेते हैं। इसमें 8 केंद्रक होते हैं। उदाहरण के लिए प्याज, कहने का मतलब यहाँ पर हुआ कि यहाँ पे भैया 2 दीर्घ यानी बड़े बीजाणु केंद्रक भाग लेंगे, और इसमें कितने होंगे? 8 केंद्रक होंगे। ठीक है, चतुर्बीजाणु इस प्रकार के मादा युग्मोद्भिद के विकास में 4, नाम से ही लग रहा है, बीजाणुओं के केंद्रक भाग लेते हैं। इसमें 8 अथवा 16 केंद्रक होता है। ठीक है, तो बस ये छोटा सा वीडियो है, इसमें थोड़ा सा हमने देखा चीज़ें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पुष्पक्रम, इनफ्लोरेसेंस, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।